एक महीने में 20 से ज़्यादा बारी इजैकुलेट किया था, तो दे हैड लेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट डिजीज एंड प्रोस्टेट कैंसर। नॉर्मली हर 15 लोगों में एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होता है। सीमेन की क्वालिटी खराब हो जाती है, सीमेन ज़्यादा पतला हो जाता है। लेकिन अगर किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर है और उसके 3 बच्चे हैं, तो 3 में से पक्का एक ना एक को होएगा। जैसे यूरिन की धार कम हो जाती है, यूरिन रुक रुक के आता है, कभी कभी यूरिन करने में लगता है कि पूरा खाली नहीं हो रहा। तो यंग एज में तो प्रोस्टेटाइटिस कॉमन है। 50 इयर्स की एज के बाद एनलार्ज प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर ये PSA और बढ़ते रहेगा तो कैंसर स्प्रेड कर जाएगा और इट कैन बिकम स्टेज 4 कैंसर, और उसका क्योरेबल भी नहीं है। ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर मोटो पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू पतले पेशेंट्स। और मोटे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पतले पेशेंट्स। सिर्फ किसी बाथरूम में जाके, वॉशरूम में जाके यूरिन करने से, पब्लिक वॉशरूम में जाके यूरिन करने से इन्फेक्शन नहीं हो सकती। फीमेल हेल्थ की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन मेल हेल्थ के बारे में हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम कभी खुलकर बात नहीं करते, हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे बहुत से नोशंस हैं जहां पर लोग मेल हेल्थ के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज के हमारे स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे मेल हेल्थ पर। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग NBT लाइव। आज NBT स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे मेल हेल्थ पर। हम जानेंगे कि प्रोस्टेट हेल्थ क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आज इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी स्पेशल गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष तंवरवाल। हेलो डॉक्टर। हेलो, वेलकम टू NBT स्वास्थ्य चर्चा। थैंक यू। तो डॉक्टर आशीष एक यूरोलॉजिस्ट हैं और आज वो हमें बताएंगे कि प्रोस्टेट हेल्थ को हेल्दी रखना कितना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अब चर्चा को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हम प्रोस्टेट हेल्थ की बात करते हैं, सबसे पहले जो टर्म आता है वो है प्रोस्टेट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो कैसे मेल की बॉडी में फंक्शन करती है, उसका क्या रोल होता है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये चीज़ स्टार्ट करी, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सबसे पहले मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर बहुत पता है, हर आदमी को, हर औरत को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता है। लेकिन कितने लोग हैं, आदमी लोग भी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में नहीं जानते। जबकि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इन मेन। तो प्रोस्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये भी जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट हर टाइम कैंसरस नहीं होता। काफी बारी एज से साइज बढ़ जाता है, काफी बारी प्रोस्टेट में इन्फेक्शंस भी होती हैं। तो प्रोस्टेट होता क्या है? जैसे फीमेल्स में यूट्रस होता है, वो मेल्स में नहीं होता, वैसे ही मेल्स में प्रोस्टेट होता है, वो फीमेल्स में नहीं होता। ब्लैडर के नीचे यूरिन पैसेज होता है और उसके बिल्कुल ब्लैडर के नीचे वहाँ पे वॉलनट साइज ग्लैंड होता है, उसे प्रोस्टेट बोलते हैं जी। इसका बेसिकली काम ये है कि जो स्पर्म्स होते हैं उसको नरिशमेंट देता है। उसमें फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, केमिकल सिक्रीट होते हैं, जिससे स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलती है। तो यंग एज में, फर्टिलिटी वाली एज में इट इज़ इम्पोर्टेंट आगे बच्चा पैदा करने के लिए। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद जब फैमिली कंप्लीट हो चुकी तो प्रोस्टेट का ज़्यादा कोई खास काम नहीं होता है। या इसका इरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ यूरिन से रिलेटेड होता है। प्रोस्टेट एज के साथ साइज बढ़ जाता है तो उससे रुकावट कर सकता है यूरिन में, क्योंकि यूरिन के रास्ते में बढ़ जाता है, रुकावट करता है। और कभी कभी इसमें कैंसर भी बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये 2 कॉमन चीजें हैं जो प्रोस्टेट में होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अभी आपने जैसे प्रोस्टेट के बारे में बताया और जो कुछ एक मिसकंसेप्शन भी आपने लोगों का क्लियर किया, आई थिंक। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी हमने प्रोस्टेट के बारे में समझा कि वो ग्लैंड का मेल बॉडी में क्या रोल होता है। आई वांट टू नो कि अगर किसी का प्रोस्टेट हेल्दी नहीं है तो उनकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं? सबसे पहले अगर हम यंग एज में देखें तो यंग एज में प्रोस्टेट की इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है। तो पेशेंट्स को उसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। प्रोस्टेटाइटिस 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होती है जिसको बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, और दूसरा जिसमें प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन नहीं होती लेकिन उन प्रोस्टेट की नर्व्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, तो उसकी वजह से नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस होता है। और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज है।
और इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को यूरिन में दिक्कत होती है, यूरिन में जलन होती है, कभी कभी पेल्विस में, पेरिनियम में, सब जगह पेन होती है। जी। तो यंग एज में तो प्रोस्टेटाइटिस कॉमन है। 50 इयर्स की एज के बाद एनलार्ज प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है। ओके, मतलब एज का भी फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, तो और स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद काफी लोगों को प्रोस्टेट की दिक्कतें हो जाती हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग प्रोस्टेट की दिक्कत है कि नहीं है वो समझने के लिए आपको सिम्टम्स जानना जरूरी है। तो इसके यूरिन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे बताया कि यूरिन में रुकावट होती है, तो जैसे यूरिन की धार कम हो जाती है, यूरिन रुक रुक के आता है, कभी कभी यूरिन करने में लगता है कि पूरा खाली नहीं हो रहा। जो कॉमन चीज पेशेंट्स मेरे को आके बोलते हैं कि जब हम वॉशरूम में होते हैं, सब मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं खड़ा होता हूँ, वो लोग यूरिन करके वापस चले जाते हैं, वहीं पे खड़ा होता हूँ, यूरिन कर रहा होता हूँ, तो टाइम ज्यादा लगता है उनको यूरिन करने में। फिर रात को सोने के टाइम पे बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये सारे यूरिन के प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें हो जाती हैं। ओके। और अगर कैंसर होए तो कैंसर में भी यही सिमिलर यूरिन प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस उसके अंदर यूरिन में कभी ब्लड भी आ सकता है। ओके। या यूरिन करते टाइम पेन भी हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। ओके। और डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि एज का भी एक फैक्टर इन्वॉल्व है, और आपने प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की भी बात की कि वो बड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा और हमारी ऑडियंस को थोड़ा डिटेल में बताएं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्यों होता है, मेन उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो एज रिलेटेड ही है कि बेसिकली जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो स्टिमुलेट करता है प्रोस्टेट को साइज बढ़ने के लिए। जी। तो विद एज टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेशन की वजह से साइज बढ़ते रहता है। कई लोगों का ज्यादा बढ़ता है, कई लोगों का कम बढ़ता है। तो प्रोस्टेट सबका ही बढ़ता है, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट का तभी जरूरत होती है जब उनको कोई यूरिन की प्रॉब्लम हो या उसमें कैंसर हो। ओके। सिर्फ एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, आपने अल्ट्रासाउंड किया और उसमें एनलार्ज प्रोस्टेट आ गया, तो उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। काफी पेशेंट्स अब ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें रेडियोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है, तो उनको उसी से डर लगता है कि मेरा कोई कैंसर तो नहीं है या मेरे कोई और प्रॉब्लम तो ना हो जाए, तो इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और मैं उनको ये समझाता हूँ कि साइज इज नॉट द क्राइटेरिया। साइज बड़ा भी हो सकता है, उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ओके, मतलब साइज इतना मैटर नहीं करता है। नहीं, साइज नहीं मैटर करता। और डॉक्टर, अगर हम इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं करना चाहूँगी कि अगर हम सीमेन की बात करें, तो क्या अगर उसमें कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिख रही हैं, क्या उसका टेक्सचर है वो अलग है, अगर उसका कलर में कुछ चेंज है, तो क्या ये भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स का सिग्नल हो सकता है? काफ़ी बारी प्रोस्टेट कैंसर में सीमन में ब्लड आता है। जी जी। सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सीमन काफ़ी जो कॉमन सिम्टम जो पेशेंट्स को होता है, स्पेशली यंग पेशेंट्स को, कि सीमन की क्वालिटी खराब हो जाती है, सीमेन ज्यादा पतला हो जाता है। तो वो चीज प्रोस्टेट से रिलेटेड नहीं है, वो टेस्टिस से रिलेटेड है, क्योंकि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन निकालता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सीमेन को थिक करता है। ओके, मतलब ये टेस्टिस से रिलेटेड है, प्रोस्टेट से रिलेटेड नहीं है। ओके। डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया, एक हमारा मिसकंसेप्शन और दूर किया आपने, तो इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। अक्सर हम देखते हैं कि यूटीआई की बहुत बात होती है, तो यूटीआई के बारे में थोड़ा बताइए कि यूटीआई क्या होता है। और एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे बहुत से कमेंट्स किए हुए थे लोगों ने कि क्या पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करने से यूटीआई होता है क्या, तो और उस पर बहुत सारे ओपिनियंस थे अलग अलग लोगों के, अलग अलग तरीके से। तो आप एक्सपर्ट हैं, आपको ज़्यादा पता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, यूटीआई का मतलब है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को यूरिन में जलन हो जाती है, काफ़ी बारी फीवर हो जाता है। और इन्फेक्शन क्यों होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और इसके हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। सिर्फ किसी बाथरूम में जाके, वॉशरूम में जाके यूरिन करने से, पब्लिक वॉशरूम में जाके यूरिन करने से इन्फेक्शन नहीं हो सकती। काफ़ी पेशेंट्स को ऑलरेडी कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, कोई आप फीमेल्स के अंदर और कोई रीजन होएगा जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो रही हैं। क्योंकि नॉर्मली कितने लोग पब्लिक वॉशरूम में जाके यूरिन करते हैं? ज्यादातर वही लोग जाते हैं जिनको कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोग अपना यूरिन रोक के घर जाके यूरिन करते हैं। तो यूरिन रोकना लेकिन सर ठीक होता है क्या? हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत रोकना ठीक होता है, लेकिन जो लोग ज्यादा रोकेंगे उसमें यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है। हो सकता है। बट पब्लिक वॉशरूम में, अगर पब्लिक वॉशरूम साफ है तो इन्फेक्शन होने का कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक एनवायरमेंटल डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है कि आप बाथरूम में गए और वहां से यूरिन इन्फेक्शन हो गया, वैसे नहीं होता। ओके सर, जैसे प्रोस्टेट की हम बात करें, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो तो क्या प्रोस्टेट का उससे कोई कनेक्शन होता है क्या? प्रोस्टेट का फैमिली हिस्ट्री बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके। जिनके फादर्स को या
फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, जैसे कि चाचा को या मामा को, उन सबको प्रोस्टेट था, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को भी प्रोस्टेट हो सकता है। ओके। और एक यूएस में स्टडी करी थी कि अगर जैसे नॉर्मली हर 15 लोगों में एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होता है, लेकिन अगर किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर है और उसके 3 बच्चे हैं, तो 3 में से पक्का एक ना एक को होगा ही। सो मतलब अगर आप लगा लो कि उसमें नॉर्मल 15% रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर का, अगर आपके फादर को या किसी को हुआ तो आपका ऑलमोस्ट 50% रिस्क हो जाता है कैंसर होने का। ओके। और सर इसके क्या मतलब, अगर कोई एक नॉर्मल मेल है, अगर उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनके प्रोस्टेट में कुछ तो प्रॉब्लम है, कभी कभी तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा लाइक उसमें यूरिन में कुछ चेंज ही तो है, सीमेन में कुछ चेंज ही तो है, लेकिन जो सीरियस इंडिकेशंस है कि जिन पर ध्यान देना ज़रूरी ही है, उनके बारे में कुछ बताएं कि किन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर प्रोस्टेट की बात करें तो। इस चीज़ के लिए मैं हर पेशेंट को हमेशा ये बोलता हूँ कि यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम आप हल्के से मत लो, क्योंकि वो कभी भी कैंसर हो सकती है। क्योंकि जो सिम्टम्स कैंसर के होते हैं वही नॉर्मल के भी होते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं उनको डायबिटीज़ होता है और यूरिन बार बार आ रहा होता है, तो वो इग्नोर कर देते हैं कि एक तो डायबिटीज़ से रिलेटेड है प्रॉब्लम, लेकिन वो एक्चुअली डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होती, हो सकता है कि वो प्रोस्टेट से हो, और प्रोस्टेट से भी हो सकता है कि कैंसर से रिलेटेड हो। अभी कल ही मैंने एक पेशेंट को देखा, मतलब मैं उनको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पहले मेरे से फॉलो कर रहे थे, उनका एक ब्लड टेस्ट होता है PSA। ओके। तो ये ब्लड टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करता है, और अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन गाइडलाइंस 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को PSA टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी बारी बिना सिम्टम के भी कैंसर हो सकता है। ओके। जो मैं आपको बता रहा था इसी में वो ख्याल आया, तो 2 साल पहले मैंने उसको देखा था, तो उनका PSA जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 से कम होती है, तो उनका PSA 2 था। तो उस टाइम हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे, बीच में उन्होंने किसी और जगह पे भी दिखाना शुरू किया, उस टाइम उनका PSA 5 हो गया, सो विच इज़ मोर देन 4। उनको तब से यूरिन की प्रॉब्लम चली रही थी, वो इग्नोर कर रहे थे। फिर जब PSA 5 हुआ, उन्होंने एक और डॉक्टर के पास दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट करे, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो दवाइयाँ लेते हुए। ओके। लेकिन जब वो मेरे पास फिर दिखाने आए तो मैंने देखा PSA 5 था, तो मैंने कहा 5 PSA इज हाई, तो आपकी बायोप्सी करनी चाहिए। और फिर हमने बायोप्सी की तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर आया है। सो उन्होंने तो एज रिलेटेड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को और उसकी वजह से यूरिन प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया था कि चलने देंगे, हमारे को सर्जरी नहीं करानी और ये सब। लेकिन इसी चक्कर में वो अभी PSA 5 था, तो अभी क्योरेबल है पेशेंट, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर ये PSA और बढ़ते रहेगा तो कैंसर स्प्रेड कर जाएगा और इट कैन बिकम स्टेज 4 कैंसर, और उसका क्योरेबल भी नहीं है। बिल्कुल। तो कभी भी ये इंडिकेशंस हैं, अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है या कोई यूरिन में ब्लड आ रहा है कभी, तो उसको कभी भी हल्के से मत लो। बिल्कुल। काफ़ी बारी होता है कि पेशेंट को एक बारी यूरिन में ब्लड आया और वो फिर उसका ठीक हो जाता है, तो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको एक भी बारी कभी यूरिन में ब्लड आए, तो हो सकता है कि अभी ब्लड आया फिर 5 दिन के बाद आ जाए, तो इसलिए इग्नोर मत करिए, इमीडिएटली डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक हमारी ऑडियंस को इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपको यूरिन में कुछ भी अनयूजुअल दिख रहा है तो उस पर ध्यान दें। और डॉक्टर, इससे रिलेटेड एक और सवाल है, जैसे अभी आपने बताया कि वो किसी और यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने उसको कुछ सजेशन दिए उनको, आपके पेशेंट को, तो सही यूरोलॉजिस्ट का भी जो सिलेक्शन है वो करना कितना ज़रूरी है इस कंडीशन में? कैसे जो पेशेंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि हाँ, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी? सी द थिंग इज कि जो यूरोलॉजिस्ट है या कोई भी डॉक्टर है, उन्होंने सब ट्रेनिंग सब सेम करी है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि ओवर टाइम वो जिस चीज़ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं वही चीज़ें करते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे काफ़ी यूरोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ स्टोन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कई यूरोलॉजिस्ट हैं कि किसी और ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, या कई मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो लोग सिर्फ BP को या शुगर को ही ट्रीट कर रहे हैं। तो आप BP शुगर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर से अगर आप अपने प्रोस्टेट के बारे में ओपिनियन लेंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो अपनी तरफ से जो बताएंगे वो बेस्ट ही बताएंगे, बट वो लेटेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर जान के गलत चीज़ बताता है, बट उसको एक चीज़ की अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो आपको चीज़ ठीक से नहीं बता सकता। तो आपको जब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है तो आपको ये सर्च करना चाहिए कि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कौन स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल। और उसी के पास जाना चाहिए कि क्योंकि उसी के पास सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी। हाँ। और फिर वो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल।
डॉक्टर, इसके साथ ही एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे हमने बात की कि यूरिन इन्फेक्शंस की हमने बहुत बात की कि अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो प्रोस्टेट उसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे में हम बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, तो क्या फ्रिक्वेंट मेडिसिन्स लेने की वजह से भी प्रोस्टेट पर कुछ असर पड़ता है, उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है? नहीं, यूटीआई की जो मेडिसिन हैं वो तो इन्फेक्शन के लिए देते हैं। ओके। तो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगी तो उसमें प्रोस्टेट की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम ज्यादा मेडिसिन्स लेते हैं, मतलब अगर ज्यादा एंटीबायोटिक ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ज्यादा मेडिसिन्स लेते हैं, हाँ जी। तो उसका कुछ असर पड़ता है क्या प्रोस्टेट? ज्यादा असर पूरी बॉडी में पड़ता है, लिवर में, किडनी में, सब में पड़ता है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ओके। और ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से फिर बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाती है, तो आप फिर एंटीबायोटिक लोगे तो वो काम नहीं करेगी, तो वो हार्मफुल होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें होता है कि एक यूरिन रूटीन टेस्ट होता है, यूरिन कल्चर होता है। जी जी। तो काफी लोग यूरिन रूटीन में पस सेल देख के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि काफी बारी यूरिन में जो पस सेल आते हैं वो और भी रीजंस हो सकते हैं, किसी को स्टोन होएगा या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन में भी यूरिन में पस सेल्स आ सकते हैं। ओके। तो यूरिन में पस सेल इज नॉट इंडिकेशन फॉर इन्फेक्शन। ओके। अगर आपको कोई पस सेल आ रहे हैं तो हमेशा यूरिन कल्चर कराना चाहिए, और अगर उसमें बैक्टीरिया आएगा, उसमें फिर पता चलेगा किस चीज़ से सेंसिटिव है, तो फिर वो दवाई लेनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, हमने प्रोस्टेट आपसे समझा, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात की, सिम्टम्स के बारे में बात की। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। तो किस तरह से इंडिया में प्रोस्टेट जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? सो प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट, तो जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट सबको होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रोस्टेट साइज बड़ा हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है और पीएसए आपने टेस्ट किया है तो पीएसए नॉर्मल है, तो मतलब आपका कैंसर भी नहीं है और यूरिन की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको पीएसए टेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि यूरिन की प्रॉब्लम में प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। अगर वो पीएसए नॉर्मल है और कैंसर रूल आउट हो गया है तो आपको असेस करना है कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। जी। आजकल काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो यूरिन का फ्लो बढ़ाती हैं और आपकी जो सिम्टम्स है उनको रिलीव कर सकती हैं, तो हमेशा सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम हमेशा दवाई देते हैं। दवाई से नहीं फ़ायदा होएगा तो फिर एनलार्जमेंट के लिए भी सर्जरी होती है। ओके। पहले ओपन सर्जरी होती थी जिसमें काटा पीटी काफ़ी होती थी, ब्लड लॉस काफ़ी होता था, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। अब आज की डेट में एंडोस्कोपिक लेज़र सर्जरी आ गई है। इसके अलावा एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, रिज्यूम थेरेपी, जिसमें वाटर वेपर से प्रोस्टेट को स्टीम से इवेपोरेट कर देते हैं। जी। तो उसमें ब्लड लॉस कम है और रिकवरी काफ़ी अच्छी है। ओके। सो एनलार्जमेंट के लिए तो ये है। और अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पीएसए कैंसर की वजह से बढ़ता है काफ़ी बारी। तो आपको उसकी एक स्पेशलिस्ट से, जो प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाके पूरा देखना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं है, बायोप्सी करानी चाहिए। और बायोप्सी के बाद फिर एक पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं था, पीएसए में पेट स्कैन जगह जगह अवेलेबल है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी, और ये काफ़ी सारी कंट्रीज में, जैसे मेरे पास पेशेंट्स अफ्रीका से भी आते हैं, वो सिर्फ पेट स्कैन कराने ही आते हैं क्योंकि उनकी कंट्रीज में पेट स्कैन ही नहीं होता। ओके। तो इसमें सर क्या होता है पेट स्कैन में? पेट स्कैन में पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है। ओके। तो अगर कैंसर है तो पता चल जाता है कि वो कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है कि कहीं और भी फैला हुआ है, तो स्टेज ऑफ द कैंसर पता चलती है। ओके। ओके। और उसके बेसिस पे फिर हम लोग आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आजकल जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर का है वो है रोबोटिक सर्जरी। ओके। जिसके अंदर हम छोटे छोटे होल से, की होल सर्जरी से, मैग्नीफाइड व्यू से, 3D विजन से पूरी सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें पूरा प्रोस्टेट निकल जाता है और ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता। मतलब काफी कन्वीनियंट होती है। काफी इवन द पेशेंट है उसको भी ज्यादा पेन या नहीं होता बिल्कुल नहीं होती, दे आर वेरी हैप्पी। पेनलेस होता है क्या सर ये? बिल्कुल कंप्लीटली पेनलेस? ऑलमोस्ट पेनलेस, यस। ओके, दैट इज वेरी गुड। Yeah. ऑल्सो सर, जैसे अभी आपने बताया कि अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपको सर्जरी करनी पड़े, आपको मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ और सवाल था मेरा कि लाइफस्टाइल का क्या रोल होता है? क्या लाइफस्टाइल अगर हम बेहतर करें, जो मेल हमारी ऑडियंस है, अगर उनको आप कोई मैसेज देना चाहें कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से करें तो क्या प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स है उनसे वो निजात पा सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी। ओबेसिटी में, मोटापे में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। ओके। उन लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन है। ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर मोटो पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू पतले पेशेंट्स।
ओके। और मोटे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू पतले पेशेंट्स। सो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइजेज, जिससे बिल्कुल। आपका वेट रिड्यूस होए। इसके अलावा डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइट के अंदर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 6 हेल्दी हैबिट्स बोली थी कि ये करने से आपका प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट होता है। तो एक तो ड्रिंकिंग मोर टी एंड कॉफ़ी। सो ये एक काफ़ी मिथ है लोगों की, चाय कॉफ़ी पीने से यूरिन की प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन ज़्यादा होती है जी। बट टी एंड कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से कैंसर सेल्स का कंट्रोल होता है। मतलब सर ये तो हेल्पफुल होती है। दे आर हेल्पफुल। सो Okay. ड्रिंकिंग मोर टी एंड कॉफ़ी, लेस स्मोकिंग, लेस अल्कोहल। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश खाओ, रेड मीट मत खाओ। ओके। और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, और कलर्ड फ्रूट्स जैसे चेरीज हो गई, ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन हो गए, उसमें भी ज़्यादा टैनिन्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। ओके। मतलब कहने का मतलब है कि अगर लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है तो आप इन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते या हैं। हेल्दी फूड एंड हेल्दी हैबिट्स, रेगुलरली एक्सरसाइज बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल। सर अभी एक और सवाल मेरा है आपसे कि जैसे सर्जरी की हमने बात की थी, आपने सर्जरी बताया, तो सर्जरी होने के बाद कितना टाइम लग जाता है रिकवरी के लिए प्रॉपरली? अगर किसी पेशेंट को रिकवर करना है तो प्रॉपरली कितना टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली? 1 मंथ। 1 मंथ लगता है। ओके। और क्या उनको कुछ और, जैसे आपने फूड आइटम्स की बात की, तो उनको कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स भी लेने हैं जिससे उनकी जो रिकवरी है वो और फास्ट तरीके से हो, जो आपने बात की अभी? देखिए, रिकवरी 2 तरीके की होती है। एक तो कि पेशेंट बेड पे ही लेटा हुआ है, तो बेड पे से तो वो 1 दिन में निकल जाते हैं, अपने नॉर्मल एक्टिविटी सारी कर सकते हैं। जो फुल रिकवरी है वो 1 महीना लगता है, जिसमें वो लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सारे नॉर्मल काम कर सकते हैं, वो 1 मंथ लगता है। तो बेसिकली इसमें अच्छी रिकवरी है। ओके। डाइट तो अच्छी रखनी चाहिए, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं और आप घर जाते ही मिठाई खाओगे और शुगर बढ़ जाएगी तो हीलिंग तो डिले होएगी। बिल्कुल। सो वुंड हीलिंग के लिए शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। शुरू में लाइट खाना खाना चाहिए। तो मतलब डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। या सर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अगर सेक्स ज़्यादा करते हैं तो इससे भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो क्या ये सच बात है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी 2002 में। जी। उन्होंने 20,000 पेशेंट्स को लिया और उनको स्टडी किया ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और उन्होंने देखा कि, और उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करी कि वो लोग 1 महीने में कितना सेक्स करते हैं। तो उन्होंने देखा जिन पेशेंट्स ने या जिन स्टडी ग्रुप ने 1 महीने में 20 से ज़्यादा बारी इजैकुलेट किया था, चाहे इंटरकोर्स से, चाहे मैस्टरबेशन से, किसी से भी, तो दे हैड लेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट डिजीज एंड प्रोस्टेट कैंसर एज कम्पेयर टू जिन लोगों ने 15 बारी से कम किया था। ओके। या एंड इसका उन्होंने जो थ्योरी दी कि क्यों ऐसा होता है, इट इज़ समथिंग कि जो भी हार्मफुल सिक्रीशंस है प्रोस्टेट की, जब हम इजैकुलेट करते हैं और सीमेन बाहर आता है तो उससे वो बाहर निकल जाती हैं। तो उनका जो कंक्लूजन था स्टडी का कि बेसिकली फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो उनका थ्योरी आई है, लेकिन फिर भी यू शुड फील गुड कि इफ़ यू आर हैविंग सेक्स, अपार्ट फ्रॉम द प्लेजर यू हैव सम बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट्स ऑल्सो। ओके। मतलब ये तो बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई और काइंड ऑफ जो मिथ है वो क्लियर किया, क्योंकि नॉर्मली लोगों को यही लगता है, लेकिन जो बात अभी आपने बताई है वो इट्स एक्चुअली वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारी ऑडियंस के लिए भी जानना। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को प्रोस्टेट पर इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी दी, इतने सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए, बहुत सारे मिथ्स भी आज आपने क्लियर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आज जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।